आज भी क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर हमने पहले भी शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो है टर्म न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम NC से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और ये क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus over valence shell or electrons. अब let us suppose we have an element जिसका न्यूक्लियस बेटा ये रहा और इसके पास 3 शेल्स है। ये हमारा बेटा कौन सा शेल हो गया? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के पास बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनमें चार्ज पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में ये जो हमारा वैलेंस शेल है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। पर बीच में उनको सेकंड लास्ट शेल मिलता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके बीच में शुरू हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड लास्ट शेल बेटा क्या एक्सर्ट करते हैं? रिपल्शन। इसको हम बेटा क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इसको हम SE से, इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन exerted between electrons of last shell and second last shell। अच्छा, याद रखना सेकंड लास्ट शेल को हम एक और नाम से जानते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई बेटा? सिचुएशन हमारे पास ये हो गई कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहते हैं, वो इधर की तरफ मूव करना चाहते हैं। लेकिन सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करना चाहते हैं। तो ये रिपल्शन इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि हमारा जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो जाएं। इसीलिए हमारा न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम कहते हैं ENC, अब ये क्या होता है? ये होता है इट इज ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nuclear valence electrons after considering screening और शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा अब हमारे पास आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी कंसिडर किया है।
लेकिन अगर हम न्यूक्लियर चार्ज टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमको स्क्रीनिंग के बारे में भी बताना पड़ता है, बट हम जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म कंसिडर करते हैं बेटा, तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों को कंसिडर करके बात करते हैं। तो व्हाट इज इन मोटा मोटा टर्म, सिंपल टर्म, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो कल को इफ फॉर एनी रीजन, एक बात बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर का रेडियस बेटा क्या होगा, कम कम हो के ज्यादा? हाँ जी, कम हो जाएगा। वेरी गुड, कम हो जाएगा। और किसी रीजन से अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, अगर रिपल्शन बढ़ जाएगी तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। आगे का पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं 3 टर्म्स के ऊपर बेस्ड है, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेटा आपको याद रखनी है टू एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर, आगे का पार्ट। तो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू कॉपी, यू कैन कॉपी, और यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। तो बेटा अब मैं आपके सामने एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं, जिसके बिहाफ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा मैंने पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। एक छोटा सा उस पीरियोडिक टेबल का छोटा सा पोर्शन जो है वो मैंने लिया है। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं इन सिंपल लैंग्वेज, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड ये हो गया बेटा 288। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। सर आपको कैसे पता कि ये थर्ड पीरियड है? बेटा ये थर्ड पीरियड इसलिए है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स हैव हाउ मेनी शेल्स? 3 शेल्स। अगर आप कॉन्फ़िगरेट करें 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, तो बेटा ऑल ऑफ देम हैव कितने शेल्स? 3 शेल्स। और बेटा इसके अलावा ऐसे ही बेटा हमारे पास सेकंड पीरियड भी है, उसमें भी बेटा हम 8 एलिमेंट्स ले सकते हैं। बेटा हम फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड नहीं लेते क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड में से थर्ड पीरियड के एलिमेंट ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं, ज्यादा स्टडी और पढ़े जाते हैं, इसलिए बेटा हमने थर्ड पीरियड लिया है। इसके अलावा बेटा इसी टेबल से बेटा हम एक और ग्रुप ले रहे हैं। ये हमारे पास जो ग्रुप है बेटा ये है ग्रुप 1, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं बेटा एल्कली मेटल्स। इसमें हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक है लिथियम एटॉमिक नंबर 11, एक है पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेटा 281, लिथियम का 21 और पोटेशियम का 2881। और बेटा इसी से हमारे पास हम एक और ग्रुप ले रहे हैं। इस ग्रुप को बेटा हम कहते हैं ग्रुप 17, जिसका नाम क्या है बेटा? हैलोजेंस। ये नॉन मेटल्स का ग्रुप होता है। ये अगर मेटल्स का ग्रुप है तो हैलोजन जो है बेटा वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें हमारे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, ब्रोमीन है एटॉमिक नंबर 35, जनरल कॉन्फ़िगरेशन 27, 287, 28, 18, 7। तो ये है हमारे पास थर्ड पीरियड, ठीक है। और थर्ड पीरियड के अलावा हमने बेटा 2 ग्रुप्स लिए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स का है और ग्रुप 17 हैलोजेंस का है, जो कौन है बेटा? नॉन मेटल्स है। इसमें हम सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
अब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, उनको बेटा हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा टू स्टडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बेटा बात कर रहे हैं पी। पी का मतलब बेटा क्या होता है? पीरियड। और बेटा पीरियड में हम कहां से कहां मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट। आई रिपीट, पीरियड में हम कहां से कहां मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं। तो क्या कोई बच्चा मुझे स्टडी करके बता सकता है सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। मैग्नीशियम के कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा है ना, इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। सिंपल। तो बेटा इन अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं 1 to 8। लेकिन सर ग्रुप में हम कहां मूव करते हैं? बेटा ग्रुप में हम हमेशा ऊपर से नीचे मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो कोई देख के मुझे बता सकता है कि लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। पोटेशियम के कितने हैं? 1। अगर आप ऐसे ही देखें तो बेटा 7, 7, 7। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या रहते हैं? रिमेन्स सेम। इज द रीजन दैट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। यही रीजन है बेटा कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। सर क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन आयोडीन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। सर सिमिलर क्यों है? क्योंकि बेटा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो क्या है? सेम है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, पीरियोडिक ट्रेंड जो है, वो कौन सा आ गया? दैट इज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए कुछ चीजों को बेटा समझते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं पहले मेटल्स कौन होते हैं। बेटा मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 या फिर बेटा कितने होते हैं? 3। इसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है पर वो नॉन मेटल है। हीलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है पर बेटा वो क्या है? नोबल गैस। ऐसे ही बेटा अब हमको ये देखना है कि नॉन मेटल्स कौन होते हैं। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजुअली कितने बेटा कितने होते हैं? 7। ठीक है। देन हमको देखना है कि भाई सेमी मेटल्स कौन होते हैं। तो सेमी मेटल्स वो होते हैं जो कौन? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आखिरी हमारे पास बेटा कौन होती हैं? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं? 8 एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर। तो बेटा सोडियम बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल हो गया। मैग्नीशियम मेटल हो गया। एल्यूमिनियम मेटल हो गया। सिलिकॉन हमको पता है सेमी मेटल है। फास्फोरस नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल। क्लोरीन नॉन मेटल। एंड आर्गन हम सब जानते हैं कि वो क्या है? नोबल गैस। ठीक है। हम इसी से बेटा इनके ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हैं। सर ग्रुप कैसे पहचानेंगे? सोडियम फर्स्ट ग्रुप का होता है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का होता है। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का होता है। सिलिकॉन बेटा 14th ग्रुप का होता है। सॉरी, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का होता है। सर ग्रुप नंबर 3 to 12 कहां चले गए? बेटा ग्रुप नंबर 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स होता है ना? हमें वो नहीं पढ़ने। ग्रुप 3 to 12 बेटा कौन होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा प्रॉपर्टीज अलग होती है। ये होता है बेटा 15, ये होता है 16, ये होता है 17 और बेटा ये क्या होता है? ग्रुप 18।
हमको ग्रुप भी पता लग गए इनके, हमको पता लग गया कि कौन मेटल है कौन सेमी मेटल है। तो बेटा ऐसे हमारे पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेटा वैलेंसी। तो बेटा वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बेटा इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द कंबाइनिंग एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी is the number of electrons lost or gained by an element, है ना, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए या गेन किए या शेयर किए एक एलिमेंट, उसे कहते हैं बैलेंस। अब जरा बेटा ध्यान से देखिए मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी ऑफ मेटल बेटा कैसे निकालते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। तो बेटा अगर हम इसी टेबल में ऊपर वैलेंसी देखें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1, मैग्नीशियम कितना हो गया 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 3, ठीक है। एंड वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स और सेमी मेटल कैसे, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 माइनस 8 0। तो बेटा हाउ वैलेंसी चेंजेस इन अ पीरियड। अब आप देखो अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी कैसे बदल रही है। तो बेटा इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट वैलेंसी from 1 to 4 and to 0। और बेटा ग्रुप में हम कहा मूव करते हैं, रहेगी रिमेन्स द सेम, क्यों, बिकॉज सेम। इसलिए ग्रुप में चाहे वो मेटल्स का ग्रुप हो चाहे वो नॉन मेटल का ग्रुप हो वैलेंसी हमेशा क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, सेम। तो बेटा अभी तक हमने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। ये दोनों प्रॉपर्टीज सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए थी आपके, पर जो मेन प्रॉपर्टी है वो अब हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो पहले वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, लेट्स सपोज बेटा ये एक एलिमेंट का ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल का डिस्टेंस, उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं क्योंकि एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं तो हम उन्हीं के बिहाफ पे ही पढ़ सकते हैं। वो है कोवैलेंट रेडियस, वो है वैन डर वाल्स रेडियस और वो है मेटालिक रेडियस। कोवैलेंट रेडियस उनके लिए होता है, वैन डर वाल्स रेडियस से हम गैसेस के रेडियस निकाल पाते हैं, मेटालिक रेडियस से हम सारे मेटल्स के रेडियस जो है वो निकाल पाते हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कोवैलेंट रेडियस क्या होता है। कहता है अगर कोई मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे बेटा क्लोरीन के दो एटम मिलकर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्लोरीन के दो एटम के बीच में पहले न्यूक्लियस से लेकर दूसरे क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस तक के सेंटर के जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड लेंथ। और अगर आप इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें तो बेटा क्या आ जाता है, कोवैलेंट रेडियस। जैसे बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 198 पिकोमीटर। अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास 99 पिकोमीटर आ जाता है। तो बेटा इसका मतलब है कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम बेटा कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 99 पिकोमीटर।
हमको ये बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर कहीं पे नीड होती है तो वो देते हैं हमें। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी तो आपस में बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। तो बेटा अगर मुझे कोवैलेंट रेडियस बेटा किसका निकालना हो, हाइड्रोजन एटम का, तो बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, 37 पिकोमीटर। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल से उसकी बॉन्ड लेंथ से क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस आता है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ से मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस आता है, तो बेटा कल को अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा HCl की बॉन्ड लेंथ होगी, तो वो कितनी होगी, 37 प्लस 99, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 136 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो हम रेडियस से कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा जरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये देखो बेटा, ये क्लोरीन का एटम है, ये दूसरा क्लोरीन का एटम है। लेट्स सपोज आप बेटा इसको हाइड्रोजन का भी एटम ले सकते हैं, क्लोरीन का भी एटम ले सकते हैं, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो जो इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर दोगे तो बेटा मेरे पास एक एटम की रेडियस की वैल्यू आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। तो बेटा क्लोरीन के मॉलिक्यूल से हम क्लोरीन एटम का रेडियस निकालते हैं, क्लोरीन का हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से सकते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से हम नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। तो जो जो सिमिलर एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल से हम इंडिविजुअल एटम्स का रेडियस निकाल सकते हैं। बेटा हमने ये किससे निकाला, बेटा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट से बेटा हम बॉन्ड लेंथ मेजर कर लेते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से बेटा हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप बोलो लेंथ का हाफ कर दो, गलत, दोनों का एटम का साइज बहुत डिफरेंट है, आप वैसे नहीं निकाल सकते। सिमिलर एटम्स की बॉन्ड लेंथ से उस एटम का रेडियस आता है, अलग अलग एटम की बॉन्ड लेंथ से आप उनका रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके साइज जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। तो आपको कोवैलेंट रेडियस एटम का समझ में आया कैसे निकाला जाता है? किसी को कोई चीज कॉपी करनी हो? ऐसे ही बेटा हमारे पास दूसरा रेडियस आता है जिसे हम कहते हैं इट इज हाफ द डिस्टेंस, आइडेंटिकल, मतलब एटम सेम होने चाहिए लेकिन नॉन बॉन्डेड होने चाहिए। सर एटम का एक मॉलिक्यूल है ये और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम का ये आ गया बेटा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, दोनों एक दूसरे के मिनिमम कितनी पास आ सकते हैं, तो बेटा उसका सेंटर और इसके सेंटर का वैंडर वॉल डायामीटर, और इस वैंडर वॉल डायामीटर का अगर हम इसको हाफ कर दें तो बेटा वैंडर वॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन कैसे हो जाएगा बेटा, वैंडर वॉल डायामीटर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, वैंडर अपॉन 2 बेटा कितना आ गया, 180 पिकोमीटर। ऐसे ही वैंडर वॉल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, वैंडर वॉल डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2,
जो बेटा कितना कितना आ गया 120 पिकोमीटर। सर वैंडरवॉल डायमीटर कैसे होता है? अब जरा देखो बेटा, ये एक एटम है जो दो मिलकर एक क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल जो है बेटा वो बॉन्डेड है। अब ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है, आई रिपीट, ऐसे ही हमारे पास उसी का एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हम इसको किसी का भी मान सकते हैं। अभी हमने पीछे हो गया बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, लेकिन ये दोनों बॉन्डेड है, ये दोनों बॉन्डेड है, पर ये दोनों जो है ये क्या है, नॉन बॉन्डेड। ये मिनिमम कितनी पास आ सकते हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को बेटा हम कहते हैं वैंडरवॉल डायामीटर, और अगर हम इसका हाफ कर दें उसे कहते हैं वैंडरवॉल रेडियस। ये सबसे बेस्ट बेटा किसके लिए होता है, गैसेस को मेजर करने के लिए होता है। नोबल गैसेस जो है उनके एटम के रेडियस हम वैंडरवॉल डायामीटर की मदद से ही निकालते हैं। तो बेटा यही चीज हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं पीछे, अगर आपने ध्यान रखा हो बेटा, कि वैंडरवॉल डायमीटर। अब बेटा जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम किसी के साथ भी कंबाइन दूसरा एटम है, अब इसके न्यूक्लियस के बीच में है वैंडरवॉल डायमीटर रेडियस। अगर मुझे हीलियम का निकालना है तो वैंडरवॉल डायमीटर अपॉन 2, इससे मुझे हीलियम का एटम का रेडियस जो है वो पता चलता है। आपको कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक रेडियस क्या होता है। अब बेटा कोई भी मेटल जो होता है उसके, आपने देखा होगा बेटा पीस ऑफ आयरन, सोडियम का पीस, है ना, तो बेटा उसमें क्या जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा उस इस स्ट्रक्चर को हम बेटा एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं लैटिस। अब बेटा इसके अंदर दो एटम्स आपस में सेम एलिमेंट के कितना पास जुड़े हैं उसे कहते हैं बेटा मेटालिक डायमीटर। तो बेटा जैसे कॉपर का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो कॉपर के एटम का, तो अगर मुझे कोई बोले कि मेटालिक रेडियस निकालो कॉपर का, तो बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कॉपर एटम्स डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं, 256 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 128 पिकोमीटर। तो मेरे पास कॉपर का मेटालिक रेडियस आ गया 128 पिकोमीटर। तो ऐसे हम उसके मेटल्स के रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक सॉलिड लैटिस, एक क्रिस्टल की तरह एग्जिस्ट करते हैं बेटा। आपने शायद कभी देखा होगा आयरन का पीस, आयरन का टुकड़ा, जिंक का टुकड़ा, सोडियम का टुकड़ा, तो दैट टुकड़ा इन साइंस इज कॉल्ड लैटिस। उसके अंदर एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा दो एटम्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस को बेटा हम मेटालिक डायमीटर कहते हैं, उसका हाफ कर देंगे तो बेटा हमारे पास 128 पिकोमीटर, जैसे कॉपर का रेडियस आ गया। तो हमने कॉपर का रेडियस निकाल दिया। देखो गैसेस का निकालने के लिए रेडियस हमारे पास कौन सा होता है, वैंडरवॉल रेडियस। मेटल्स के लिए हमारे पास कौन सा होता है, मेटालिक रेडियस। और नॉन मेटल्स के लिए हमारे पास कौन सा होता है, कोवैलेंट रेडियस। तो सारे एलिमेंट के हमारे पास रेडियस आ गए, और अब हम उनसे जब वो आपस में जुड़ेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर भी अगर हम कंपैरिजन करें कि किसका डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होता है, तो बेटा वैंडरवॉल रेडियस टेक्निकली ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें दूरियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि वैंडरवॉल जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच में होता है। उससे थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस जो है वो मेटल के एटम्स के बीच में होता है, लेकिन कोवैलेंट एटम्स इतना अच्छे से आपस में जुड़े हुए होते हैं शेयरिंग की वजह से, कि उनसे जो डिस्टेंस निकल के आता है बेटा वो यूजुअली काफी छोटा होता है। तो अगर दो चीजें, अब आप पिछले में देख ही सकते हैं बेटा, अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी तो बेटा उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर दो टाइटली तो बेटा उनसे जो रेडियस आएगा वो काफी छोटा होता है।
तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो बेटा हमारे पास वैन डेर वाल रेडियस आता है, वो कंपैरिजन में बड़ा होता है, मेटालिक रेडियस इन कंपैरिजन छोटा होता है, और कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। लेकिन सबसे अच्छा मेजरमेंट जो है बेटा वो कोवैलेंट रेडियस बताता है। ये कॉन्सेप्ट होता है 3 एटम्स के रेडियस का। देन बढ़ते हैं बेटा आगे, और बेटा अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस की। अब बेटा इन अ पीरियड, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज इसमें बढ़ रहे होते हैं। सोडियम के पास, अगर आपके पास बेटा वो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स है, एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स है ना एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन्स है, फास्फोरस के पास 15 16। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ऑल्सो बेटा स्क्रीनिंग इफ, सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। थी 281 283। अब देखो बेटा सोडियम में रिपल्शन किसके बीच बीच में है, 8 1। एल्यूमिनियम में रिपल्शन किसके बीच में है, 8 और 3। आगे रिपल्शन किसके बीच में है, 8 और 6। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस भी बढ़ रही हैं, बट इन दोनों की वजह से ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा क्या करता है, एटॉमिक रेडियस बेटा क्या करता है, डिक्रीज। तो बेटा जब हम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, तो बेटा अभी हमने लेफ्ट टू राइट थर्ड पीरियड ड्रॉ किया था, तो बेटा हर एलिमेंट के प्रोटॉन्स एक एक करके बढ़ते हैं। अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से बेटा रिपल्शंस भी बढ़ती हैं। लेकिन सर फिर दोनों का कंबाइंड स्टफ अगर हम देखें तो हमने ऑब्जर्व किया है टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या करता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज जो है। अब इसमें हमारे पास बेटा कुछ स्पेसिफिक, बिगेस्ट ईयर बेटा किसका होता है, एल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है। स्मॉलेस्ट साइज बेटा किसका होता है, हैलोजेंस का। सर स्मॉलेस्ट साइज तो फिर नोबल गैसेस का होगा। नोबल गैसेस हैव slightly bigger size than halogens। सर क्यों? ड्यू, या फिर हम क्या कह सकते हैं, fully filled ns and np orbital। हर नोबल गैस का ns और np ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, इसकी वजह से हैलोजन से ये थोड़े से साइज में बेटा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो बेटा लेफ्ट टू राइट याद रखना बेटा, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। सर क्यों छोटा होता है? क्योंकि ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। रही बात ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे रेडियस क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। सर क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर आपने देखा हो बेटा लिथियम के पास 2 शेल्स है, सोडियम के पास 3 शेल्स है, पोटेशियम के पास 4 शेल्स है, तो बेटा इसलिए ग्रुप में साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको जो कॉपी करना हो आप इसमें। तो बेटा आपको अब मैं दिखाता हूं एक्चुअल एटम के साइजेस कैसे होते हैं। ये देखिए बेटा, अभी हम बात कर रहे थे ना बेटा
सोडियम, ये देखिए ये है का साइज, बेटा ये किस में दे रखे हैं साइज, नैनोमीटर। ठीक है, सोडियम कितना है बेटा, 0.1 हो गया, 0.16 नैनोमीटर। बीच में सर ये गैप क्यों आ रहा है बेटा, ये गैप आ रहा है 3 to। एल्यूमिनियम देखो बेटा 0.143 नैनोमीटर, सिलिकॉन 0.11, देन ये एंड देन ये। नोबल गैसेस इसमें हम काउंट नहीं करते बेटा। अब आप देख लो बेटा लेफ्ट टू राइट, अगर आप गए सोडियम से क्लोरीन तक, साइज बेटा ऑलमोस्ट आधा हो गया, साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, आधा हो गया। अब आप देख लो बेटा लिथियम से लेके पोटेशियम, ये ग्रुप 1 हो गया। लिथियम का साइज कितना है बेटा, 0.152 पिकोमीटर। सोडियम का उससे बड़ा हो गया 0.186 पिकोमीटर। पोटेशियम कितना हो गया 0.231 पिकोमीटर। रुबीडियम कितना हो गया 0.244 पिको नैनोमीटर, सॉरी 0.26। सीजियम का कितना हो गया, नैनोमीटर। तो हर ग्रुप में साइज बढ़ रहा है, यही नहीं है कि सिर्फ यही वाले ग्रुप में साइज बढ़ रहा है, इसमें भी साइज बढ़ रहा है, इन सब में साइज बढ़ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, ये बड़ी अच्छी बात है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं साइज के अंदर। देखो कितने छोटे हैं साइज के अंदर, है ना। तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। लेकिन जैसे जैसे बेटा साइज बढ़ते रहते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, साइज जो है वो नीचे जाते जाता इंक्रीज करता जा रहा है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, सीजियम। हालांकि सीजियम के नीचे एक और एलिमेंट होता है फ्रांसियम, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और स्मॉलेस्ट जो होता है बेटा वो आता ऊपर में आता है, और बिगेस्ट एलिमेंट जो है वो लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आता है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपर राइट कॉर्नर पे आता है, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपर राइट कॉर्नर पर आता है, और बिगेस्ट एलिमेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर आता है। तो ये है हमारे पास एक्चुअल साइजेस। आपको इनमें से किसी का भी साइज याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक रिवीजन के लिए, एक विजन के लिए आपको दे दिया कि कैसे साइजेस जो है वो वेरी करते हैं बेटा, कैसे लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हम आज की क्लास में सिर्फ यही करेंगे, एटॉमिक रेडियस। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे।